अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 की थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक शॉर्ट वीडियो है जो कि इस बाइस पर है कि लाइंस और प्लेन्स क्या होते हैं और लाइन जो होती है वो किस तरह एक प्लेन बनाती है और प्लेन की मुख्तलिफ एक्सिस के दरमियान किस तरह बनते हैं। ओके, उसमें और इसमें जो है वो क्या किया हुआ है कि इस जो है फॉलो बुक के मेथड को फॉलो करके हम एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन उसमें जो है वो एक एक और जो है वो डिफरेंट मेथड भी आपको बताया गया है जो कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर है। ठीक है, उसमें आपको जो है वो कॉन्सेप्ट मिलेगा कि किस तरह एक लाइन जो है वो बनाई जा लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि इन अ प्लेन अ लाइन इज डिटरमाइंड बाय अ पॉइंट एंड अ नंबर ऑफ गिवन द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो जो एक लाइन है वो पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक है, अच्छा, जब उनके जो नंबर गिवन द स्लोप ऑफ द लाइन, जो उनके जो नंबर्स होंगे जितने होंगे, ठीक है, तो उससे हम उसकी जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज फाइंड किए जा सकते हैं, उनके नंबर पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्पेस इन स्पेस अ लाइन इज डिटरमाइंड बाय अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट, ठीक है, एक स्पेस में हम लाइन किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन किस तरह लिखे जा सकते हैं, इज डिटरमाइंड बाय अ पॉइंट। ठीक है, अ वेक्टर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। एक वेक्टर हो हमारे पास जो कि वेक्टर ये वी है, जो कि उस लाइन की डायरेक्शन में हो। ठीक है, उस लाइन की डायरेक्शन को क्या करे, जो है वो एक्सप्लेन करे। ठीक है, और एक पॉइंट अच्छा, सपोज एल इज द लाइन, ये एक एल एक लाइन है, ये जो रेड कलर में शो की गई है ये एक लाइन है। ठीक है, इन स्पेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी नॉट, यानी कि जो कि पी नॉट से ये इसका एक पॉइंट है जो इससे गुजर रही है। और क्या है कि पैरेलल टू द वेक्टर वी, एक वेक्टर वी है जिसके ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर्स था भी अब देखे ना, दो चीज़ें पैरेलल होंगी जब उनके दरमियान एंगल क्या हो, ज़ीरो हो। यानी कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट पी नॉट से गुजर रही है, उसके पैरेलल में एक वेक्टर वी है। ठीक है, अब वेक्टर वी जिसके कोऑर्डिनेट, अब वेक्टर वी है तो वी वेक्टर स्पेस में क्या होगा, वी वेक्टर हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर है कि जो कि प्लेन में है तो वी आई यूनिट वेक्टर होगा प्लस वी जे यूनिट वेक्टर होगा। जब यही वेक्टर स्पेस में आता है तो वी आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर और प्लस वी वी के यूनिट वेक्टर, यानी कि इसके तीन कोऑर्डिनेट्स वी1 वी2 और वी3 बन जाते हैं। ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, तो ये एक वेक्टर होगा। देन द एल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई जी फॉर विच पी एंड पी नॉट इज पैरेलल टू वी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट जनरल पॉइंट कोई ले लेते हैं पी एक्स, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले लेते हैं। अब यहाँ से पता है कि यहाँ से लाइन गुजर रही है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया पी एक्स। ठीक है, पी कोई पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट। अब उस जो जिससे ये लाइन गुजर रही है, गुजर रही थी, उससे क्या करेंगे, हम उस पॉइंट जो कि पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसका हम क्या करें, एक वेक्टर लें, क्योंकि हम डिस्टेंस या आप कह रहे हैं कि पी नॉट और पी ये कैलकुलेट करें तो ये भी एक क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है, अब वो जो वेक्टर आएगा उसने ये शो किया है। ठीक है, ये जो वेक्टर शो अलामत लगाई है ये वाली, ये क्या है, किसको शो कर रहे हैं, वेक्टर को। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनकी जो है वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दो वेक्टर्स की सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो v वेक्टर है वो u वेक्टर के क्या है कि पैरेलल है, यानी कि v वेक्टर इज पैरेलल टू u वेक्टर के पैरेलल है। अब देखें, अब इन या तो क्या हो सकता है, दो वेक्टर पैरेलल होंगे या तो वेक्टर v हो और उसी पर ही जो है वो सेम वेक्टर u हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v इज इक्वल टू क्या है, u है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि एक वेक्टर v ये इसकी लोकेशन ये हो और इस वेक्टर u जो है उसकी लोकेशन ये हो। ठीक है, इसकी ये हो। अब जो है वो पैरेलल तो हैं, अब इनको इस फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखा ना हमने एक सिचुएशन पढ़ी जिसमें एक वेक्टर u है, उसी पर वेक्टर u v भी है। ठीक है, यानी कि सेम वेक्टर है, उसको हम v इज इक्वल टू यू लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर v है और एक वेक्टर ये है, अब ये पैरेलल भी हैं। अब इसको इक्वालिटी में किस तरह लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर की लोकेशन जो है वो सेम नहीं है, तो हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट ऊपर नीचे जाता है तो उसके साथ स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम t के साथ कोई कांस्टेंट लगा दें, t लगा दें, तो वो किसको शो करेगा, मतलब इतने टाइम अगर हम स्पेस में v से इतने टाइम दूर जाएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, u मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही बात वो कह रहा चाह रहा है कि p और p नॉट इज इक्वल टू टी वी है। ठीक है, ये वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि दो वेक्टर तब भी पैरेलल होंगे। एक और चीज़, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा जब वो वेक्टर दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में लिखा जा सके। ठीक है, स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सके, तो वो क्या होगा, दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक हो गया। अब जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि थस P एंड P नॉट इज इक्वल टू क्या है, टी लिख दिया है। मतलब क्या है कि P और P नॉट एक वेक्टर बन रहा था, वो पैरेलल है वेक्टर किसके, पैरेलल किसके, v वेक्टर के। तो इसका मतलब P और P नॉट को हम दूसरे वेक्टर जो कि वेक्टर v है उसके क्या कर सकते हैं, हम स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर उसने लिख दिया। अब ये बात तो समझ आ गई, फॉर सम स्केलर पैरामीटर t। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, द वैल्यू टू डिपेंड्स एक्सपेंड फ्रॉम द डिपेंड्स ऑन द लोकेशन पॉइंट p अलोंग द लाइन, इस पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है, यहाँ हो, ठीक है, ये लाइन इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो ये इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है। इसका मतलब टी जो है वो इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ओके हो गया। अच्छा, अब क्योंकि जो है वो सारा वेक्टर ये जो वेक्टर है ये इसी पर तो डिपेंड कर रहा है। अगर ये इधर हो तो और वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स और होंगे, ये इधर हो तो वो और होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी भी इसी पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आ गई, इसके ये समझ आ गई कि ये चीज़ जो है वो हमने जो है ना अच्छी तरह समझ ली। पी नॉट जो एक वेक्टर बन रहा है, ये एक वेक्टर पैरेलल v है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे जब इस वेक्टर को इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सके, तो तब ही जाकर ये जो क्या है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का जो है वो वेक्टर पैरेलल होता है। अच्छा, p और p नॉट, अब हमने ये सीखा था कि हमारे पास p नॉट जो है वो क्या है, x नॉट, y नॉट और z नॉट है, और p हमारे पास क्या है, x, y और z है। तो हमने सीखा था कि p निकालने के लिए, p और p नॉट निकालना चाहिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि p नॉट में से p निकालेंगे। ठीक है, तो p नॉट में से p निकालो और आई जे के वैसे लिखा, यानी कि p में से p नॉट निकालना है, तो x माइनस एक्स नॉट आई यूनिट वैक्टर, y माइनस वाई नॉट जे यूनिट वैक्टर, z माइनस z नॉट के यूनिट वैक्टर,
और t इंटू ये जो v के कोऑर्डिनेट्स लिखती है v1 v2 और v3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये x y और ये z ये इधर ही रहने दें, ठीक है, ये इधर ही रहने दिया। अब ये जो थे x नॉट i यूनिट वेक्टर, y नॉट j यूनिट वेक्टर और z नॉट k यूनिट वेक्टर, वो इधर आकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये टी वी जो है, ये जो चीज़ है ये हमने मैं सेम लिख ली, ठीक है, ये सेम लिख दी। और ये x नॉट y नॉट z नॉट इधर आकर क्या हो गए, प्लस हो गए। अगर अब देखो ये क्या है हमारे पास एक्स वाई जी, क्योंकि एक्स वाई जी ये जो एक जनरल पॉइंट था, अब जनरल पॉइंट है तो इनसे मिलकर ये लाइन बनी है, ठीक है। तो इसको हम आर, इस लाइन को पूरी को हम क्या कह लेते कि ये आर ऑफ टी है, जो कि बनी किससे है, ये जो इस तरह के पॉइंट थे एक्स वाई जी, ठीक है, इस तरह के पॉइंट से मिलकर बनी है आर ऑफ टी। तो ये जो है इसको हम इफ आर ऑफ टी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जी ऑन द लाइन, यानी कि आर ऑफ टी इस जो ये पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, तो आर नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी नॉट। तो आर नॉट क्या होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये क्या है कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये है पी नॉट का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका पोजीशन वेक्टर है, किसका, पी का, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर हो गए ऑन द लाइन, आर नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी नॉट, देन इक्वेशन गिव द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो अब इसको हमने क्या किया कि ये फॉर एग्जांपल कि ये इसकी जगह ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन है ना जो है स्पेस में, तो इसको हमने आर ऑफ टी का नाम दे दिया और इसको हमने आर नॉट का नाम दे दिया और इसको हमने, ये तो वी था और टी पहले का पहले। तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन एंड स्पेस क्या होगी, अ वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन एल थ्रू पी नॉट पैरेलल टू वी इज आर ऑफ टी, आर नॉट और टी वी, और टी जो है डिपेंड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पी की पोजीशन है, और आर नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक जो है एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन गुजर रही है और एक वेक्टर चाहिए जिससे जो कि उस लाइन के पैरेलल में है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखने के लिए क्या होंगी कि अगर वो कहे कि राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो आपने इसी फार्मूला को यूज़ करके आपने क्या करना है कि उस वेक्टर की उस लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है वो ये चीज़ें तो दी गई हैं। अब इससे मज़ीद जो है आगे जाएंगे। अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें, अब ये जो वेक्टर है ना दोनों, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम देखें, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ इसको। अब जो है इसको तो ये आई किसके इक्वल होगा, अब क्योंकि हम जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू यू होगा, यू वेक्टर होगा जिसमें क्या होगा कि इसका हर कंपोनेंट इसके हर कंपोनेंट के इक्वल होगा। अब इसके क्या करते हैं कि हम ये x नॉट आई यूनिट वेक्टर है और ये टी वी वन आई यूनिट वेक्टर है, तो इससे अगर हम i कॉमन ले लें तो क्या होगा कि x नॉट प्लस टी वी वन और i यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको और इसको कर देंगे कंबाइन, इसको और इसको कर देंगे। अब ये i यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा, x के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि i कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट प्लस टी वी वन, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ये देखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट टी वी वन और y इज इक्वल टू वाई नॉट टी वी टू और z इज इक्वल टू जी नॉट टी वी थ्री। तो ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर लाइन। ठीक है, तो वो क्या थी, वेक्टर इक्वेशन थी जो हमने ये पढ़ी। ये क्या है कि अगर वो क्या है कि वेक्टर इक्वेशन लिखो फॉर लाइन तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और जब वो कहे कि जो है वो पैरामेट्राइजेशन यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर लाइन लिखें तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट जी टी वी टू और z इज इक्वल टू जी नॉट टी वी थ्री। तो ये क्या, द स्टैंडर्ड पैरामेट्राइजेशन ऑफ लाइन थ्रू पी नॉट पैरेलल टू दैट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसको चलो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। अब इसी चीज़ को आपने क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यानी कि जो होंगे ना लेफ़्ट साइड, ये जो है लेफ़्ट साइड, उसमें लेफ़्ट साइड में ऐड करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ कि ये देखिए, ये x प्लस वाई प्लस जी कर लिया हमने। ठीक है, इन सारी चीज़ों मैं इक्वेशंस को क्या करने लगा हूँ, प्लस। अब क्या होगा, ये इधर क्या होगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जी नॉट और प्लस क्या होगा, टी वी वन प्लस टी वी टू और प्लस टी वी थ्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हम क्या करें कि ये जो एक्स नॉट है, ठीक है, और प्लस टी वी वन। ठीक है, अब मैं वही पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, ये चीज़ बन जाएगी। यानी कि ये देखें ना, ये चीज़ वही चीज़ें जो है ना, अगर हम इन सब को ऐड करें, ठीक है, क्योंकि ये आई था ना, इधर भी आई था इधर भी आई था, अगर हम ऐड करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जी। तो ये मतलब अगर हम इससे इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं और इससे इसमें जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। ठीक है, ये इतना जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो एक और चीज़ कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो, उससे हम क्या, अगर हम क्या कहें कि लिखो वेक्टर इक्वेशन लिखो, आपने वेक्टर इक्वेशन लिख ली, वेक्टर इक्वेशन से आप ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन लिख दी, एक्स को एक्स के कर दिया इक्वल, वाई को वाई से, जी को जी से, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब जो है वो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन। पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है जो कि इससे गुजर रही हो और पैरेलल टू डैट वेक्टर हो। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ये है कि क्या होता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है कि x नॉट प्लस टी वी वन होता है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ी। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी वी टू होता है और प्लस ये और क्या होता है, z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस टी वी वन होता है, वाई वी थ्री होता है। ठीक है, ये हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है। अब अगर हम गौर करें, फॉर द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू, यानी कि ये क्या है कि पी नॉट है, यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट का पॉइंट दिया गया है जिससे गुजर रही है। यानी कि एक्स नॉट हमारा -2 के इक्वल है, वाई नॉट 0 के इक्वल है और जी नॉट क्या है, 4 के इक्वल है। और वेक्टर जो है वो ये दिया गया है, इसका मतलब ये v1 है, ये v1 आई यूनिट वेक्टर है और प्लस ये vj यूनिट वेक्टर है और -2 ये जो है वो क्या है, प्लस v3 के यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने जस्ट इसमें जो है ये चीज़ें पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारा था -2, तो ये -2 लगा दिया और t वैसे का वैसे साथ ही t वैसे का वैसा, और ये v1 था हमारे पास इधर क्या था, 2 है। ठीक है, 2 है तो ये 2 हमने लगा दिया। इसी तरह y इज इक्वल टू, अब देखें y ये रहा, अब वाई नॉट है तो वाई नॉट हमारे पास इधर क्या है, वाई नॉट 0 है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। और टी वी टू, तो v2 हमारे पास 4 था तो ये ठीक है 4t लगा दिया। इसी तरह z इज इक्वल टू जी नॉट हमारे पास 4 है तो ये देखें 4 लगा दिया और माइनस क्या किया हमने,
माइनस का क्योंकि ये 2 बन रहा है तो माइनस को 2t लगा दिया, तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब जो है देखना है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास, एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास एक जो है वो एग्जांपल आ गई कि फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू डैट पॉइंट एंड डैट पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अब इसको समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास अगर गौर करना कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे ये लाइन गुजर रही है और इससे ये लाइन गुजर रही है, यानी कि इन दोनों पॉइंट से फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है वो गुजर रही है। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट कोई Q है, इन दोनों से गुजर रही है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से गुजर रही है तो हम इनिशियल कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, P ले लें या Q ले लें, तो हमारे पास जो P0 था उसका तो हमारे पास कोई मसला ही नहीं है, इन दोनों में से गुजर रही है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया कि हम P0 जो है या तो ये लेंगे या तो हम ये लेंगे, एक चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, P0 चाहिए होता है और हमें एक वेक्टर चाहिए होता है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो अगर हम ये पी क्यू निकाल लें, पी क्यू निकाल लें तो ये एक वेक्टर बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बन नहीं रहा, यानी कि पी क्यू निकालें तो ये एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल इसको वी कह दें तो ये एक वेक्टर बन रहा। तो इसलिए हमने क्या किया कि पी क्यू निकाला। अब ये वेक्टर बन रहा है ना, ये वेक्टर, अब ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल भी है, तो वही वेक्टर हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए P0 की ज़रूरत थी, वो भी गिवन है, हम कोई भी ले सकते हैं, ये ले लें या ये ले लें। इसके बाद हमें एक पैरेलल इक्वेशन की ज़रूरत थी, अगर हम पी क्यू निकाल लें तो यहाँ से देखें पी क्यू निकाल लिया उसने, और ये इज़ पैरेलल टू द लाइन एंड द इक्वेशन विद x0 y0 z0, यानी कि अगर हम P0 जो है इसको कंसीडर करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे कि x इज इक्वल टू x0 होता है, तो x0 की जगह क्या होगा, -3 होगा, और प्लस t v1, तो t ये है और v1 हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये देखिए 4 उसने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह y2 x0 y0 जो होगा वो हमारे पास 2 था, ये देख सकते हैं आप, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है तो वो लिख दिया, और प्लस v2, तो v2 हमारे पास क्या है, इधर अगर हम ये -3 बन रहा है तो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अच्छा, वी कुड हैव चूज एक्स क्यू नॉट बेस पॉइंट रिटर्न है। अब वही बात मैंने जो पहले बताई है कि हम जो है वो बजाय कि हम ये एक्स क्यू को पी को जो है वो एक्स P0 कंसीडर करें, हम इसी तरह क्यू से भी, क्योंकि क्यू से भी गुजरे तो इसको भी बेस पॉइंट कह सकते हैं। उसको देखकर उसने क्या किया, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो, अब हमने इसमें क्या किया कि जो Q0 जो था पॉइंट, Q जो था उसको उसने क्या कर लिया कि P0 के बराबर ले लिया, यानी कि जो Q के कोऑर्डिनेट थे ये x0 है, ये y0 है और ये z0 है, ये पॉइंट्स। ठीक है, उसको उसने कंसीडर करके पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख दी है। तो ये जो था, ये चीज़ तो सेम रहेगी। ठीक है, 4t -3t + 7t, बाकी चेंज क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट 1 -1 और ये 4, तो ये चीज़ें इक्वेशन ये थी इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन थ्रू दीज टू लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पैरामेट्राइज द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स P एंड Q। इसको क्या करना है कि हमने पैरामीटराइज करना है सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को, तो P Q हमें दिया गया है। तो इसका मतलब वी बिगन विद द इक्वेशन फॉर द थ्रू P एंड Q टेकिंग देम
इन दिस केस फ्रॉम एग्जांपल नंबर 2, तो क्या हुआ, एग्जांपल नंबर 2 में उसने क्या किया कि पहले क्या निकाला, पी क्यू निकाला। अब वेक्टर क्योंकि पैरामीटराइजेशन लिखने के लिए हम चीज़ क्या यूज़ करते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी वन हो, और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी वी टू हो, और z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस टी वी थ्री हो। ठीक है, इसमें हमें चाहिए क्या कि हमें एक पॉइंट पी नॉट चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेट हो एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट हो, और दूसरा हमें एक वेक्टर v चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट v1, v2 और v3 हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चाहिए। अब देखें, ये p दिया गया, ये q दिया गया, तो p या q में से कोई भी इनिशियल जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसने इस जो है वो इक्वेशन इस एग्जाम्पल ने क्या किया, इसमें इसने ये किया हुआ है कि जो इनिशियल कंसीडर किया है ना, वो किया है इसने ये p किया है। ठीक है, तो इस ये क्या है हमारा पास x नॉट है, y नॉट है, और ये क्या है -3 z नॉट है। ठीक है, अच्छा, अब उसने v जो कंसीडर किया है इन्हीं दो वेक्टर का उसने क्या किया है कि पी क्यू निकाल लिया। यानी कि पी क्यू निकालेंगे, अगर हम ये देख सकते हैं पी क्यू निकालो, तो इसका मतलब q में से p निकालेंगे, तो q के कोऑर्डिनेट 1, -1 और 4 थे, माइनस करेगा उसमें से किसको, -3, 2 और -3 को, तो ये p q निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 -3 और क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आएगा, -1 और -2 -3 आ गया, 1 माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, +4, तो ये हमारे पास v आ गया वेक्टर, जो कि एक पैरेलल उस चीज़ के है। तो इसी वेक्टर को यूज़ करके उसने क्या किया, उसने वो जो है वो पैरामीटराइजेशन उसकी इक्वेशन, लाइन सेगमेंट की पैरामीटराइजेशन इक्वेशन उसने वो लिख ली है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसने किया एग्जांपल नंबर 2 की तरफ की जो है ना तरह ही, और उसने पैरामीट्रिक इक्वेशन उसने लिख ली है। अच्छा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। अब इसी पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं कि x को राइट साइड में उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया x y z, और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में जमा कर दिया। अब क्या करें कि ऑन द पास थ्रू p जो है हमारे पास वो -3, 2 और -3 है, और t इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो q जो होगा एट t इज इक्वल टू 1 वी एड रिस्ट्रिक्शन जो है t जो है वो 0 से 1 तक है टू पैरामीटराइज द सेगमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x इज इक्वल टू -3 4t, y इज इक्वल टू -2t, the vector form for the line space is more revealing if we think of the line and the path of the particle starting the position and moving in the direction of vector v, rewriting the equation we can written है। तो ये वही चीज़ें आपको बताना चाह रहा है। अच्छा, तो अब इसी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या कर सकते हैं, एक नई शक्ल उसने जो है वो दी है, तो वो कौन सी है हम देखते हैं कि आर नॉट तो वैसा का वैसा रहा, आर नॉट तो उसने छेड़ा नहीं उसको। अब जो ये टी है ना, इस वेक्टर को उसने क्या किया कि अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह लिखा जा सकता है ना, एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और उसकी लेंथ के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी चीज़ को उसने यूज़ किया कि एक वेक्टर था, ये वेक्टर v था, उसकी उसने डायरेक्शन और स्पीड यानी कि लेंथ के मल्टीपल में उसने लिख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये टाइम t वैसा का वैसा, v ये इसकी स्पीड है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये जो इनिशियल पोजीशन है उस वेक्टर की और उस लाइन की जिसमें से वो लाइन गुजर रहा है, वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद ये एक एग्जांपल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट
है उसी जो है वो इक्वेशन को इसी एग्जाम्पल की जो है वो ये एक एप्लीकेशन क्या कहता है का हेलीकॉप्टर टू फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम हेलीपैड एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं कि ये वेक्टर कोई है, वेक्टर वी है, या आप इस तरह चलो ये वेक्टर वी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 1 और 1 कह सकते हैं। इन द डायरेक्शन है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालो। डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, वो आएगी अंडर रूट 3। अब इसका डायरेक्शन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा कि 1 1 और 1 बटे में क्या होगा, बटे में क्या होगा अंडर रूट 3। तो इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं कि इधर लिख सकते हैं 1 1 और 1 बटे में अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब सॉरी, ये होगा इसका डायरेक्शन वेक्टर और n/√3। ये मतलब इस तरह इस वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात जो है वो ये वाली समझने वाली है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं, हेलीकॉप्टर डायरेक्टली फ्रॉम द हेलीपैड एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, इसकी हमने डायरेक्शन निकाल ली विद एट द स्पीड टी। स्पीड जो है इसकी यानी कि जो वी मॉड है, इसी वेक्टर का मॉड जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री। अच्छा 60 फीट पर सेकेंड है। ठीक है, और इसके बाद व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द हेलीकॉप्टर आफ्टर 10 सेकेंड। टी हमने उसने हमें दे दिया वो है 10 सेकेंड। अब हमारे पास देखो, हमारे पास R0 जो है वो भी हमारे पास आ गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद वो जो अच्छा उसने क्या किया, इसी को यू वेक्टर यानी कि यू डायरेक्शनल वेक्टर का नाम दे दिया। ये वेक्टर आ गया हमारे पास। R0 जो था, अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ इसने और समझाने, हेलीकॉप्टर इज डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम द हेलीपैड एट द ओरिजिन इन दैट ओरिजिन, यानी कि उसने जो है वो उन्ना ओरिजिन से स्टार्ट किया। तो इसका मतलब R0 क्या होंगे, R0 के कोऑर्डिनेट x0 y0 z0। R0 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 और 0। ठीक है, तो अब जो है कि देखो, अब मैं एक बात समझाना चाहूँ। R0 तो क्या आ गया हमारे पास 0 0, टी हमारे पास है 10 सेकेंड, वी वेक्टर जो है हमारे पास यानी कि इसका वी हमारे पास है, जो स्पीड है वो हमारे पास 60 है, और हमारे पास जो जो उसका डायरेक्शन वेक्टर है वो हमने ये निकाल लिया था। तो इसी चीज़ को आपने क्या करना है कि यूज़ करके आपने क्या करना है, इसकी ये देखें ये इक्वेशन उसने लिख दी है, यानी कि R0 टी इंटू स्पीड इंटू वी, यानी कि उसका डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर ये निकाल लिया, स्पीड उसकी 60 थी, टी हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब उसी टी की वैल्यू उसने यहाँ पर पुट की कर दी है कि जो भी थी। अच्छा, इसकी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें ना, चलो देखते हैं टी की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है। टी हमें दिया हुआ है 60। अच्छा टी हमें जो है स्पीड 60 दी गया है 10 सेकेंड। अच्छा टी की यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर टी जो हमें 10 दिया गया है, 10 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर 10 पुट करेंगे, यहाँ पर ये तो ज़ीरो हो गया ना, तो ये टी इधर करें, ये ज़ीरो हो गया, तो ये टी इधर पुट करेंगे, और इसके बाद इंटू 60 बटे में क्या होगा अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, और ये 1 1 और 1 ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपने क्या करना है कि उसने मज़ीद, अच्छा ये 600 बन जाएगा, 600 बटा अंडर रूट 3 इंटू 1 1 और 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 200 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इंटू 1 1 और 1 ये वेक्टर है, बटे में अंडर रूट 3 है। अब इस अंडर रूट 3 को बटा यानी कि 3/अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/√3 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ओवर ये अंडर रूट 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3/3 अंडर रूट को अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 200
√3 × 1 1 1 ये वेक्टर है, ठीक है। तो वही चीज़ उसने क्या कर दी, ये आई जे के वेक्टर है, ठीक है, और 200 इंटू √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास R(10), यानी कि जब टी जो है वो, क्योंकि आर जो है टी पर डिपेंड करता है, यानी कि देखो ना R(t) हमने लिखा था इज इक्वल टू R0 प्लस TV1 TV, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, टी पर डिपेंड कर रहा, तो R10 पर 10 सेकंड के बाद उसकी जो वैल्यू होगी, वो उसकी जो पोजीशन होगी उस हेलीकॉप्टर की, वो ये होगी R10 पर 10 सेकंड के बाद। तो ये थ्योरी थी। जो है ना वो हमारी जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम जो है वो एक अलग से करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।